अन्ना हजारे ने आज पुणे में मीडिया के सामने इस बात को कबूल किया कि आंदोलन के दो हिस्से हो चुके हैं। केजरीवाल और अन्ना में मतभेद की खबरें काफी समय से आ रही थीं, लेकिन अन्ना ने आज पहली बार माना है कि आंदोलन दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अन्ना ने यह भी कहा है कि एक धड़ा उनके साथ है और वो आंदोलन करेगा, लेकिन राजनीति में नहीं आएगा। अन्ना ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी नहीं बनाने वाले हैं। मैं पहले से ही ये इरादा कर लिया है कि कोई पक्ष पार्टी नहीं निकालना, कोई चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मैं अपने जीवन में एक व्रत लिया है, जो करना हो समाज और देश की सेवा करनी है। और पॉलिटिक्स में जाकर चुनाव लड़कर वो सेवा नहीं होगी, वो तो आपका उसमें स्वार्थ है। तो मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाना, चुनाव नहीं लड़ना, ये पहले से मैं तय किया। अभी मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे विचार के जो लोग हैं और देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की एक राय लेना है कि भाई हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, और ये सलाह लेकर फिर हम आगे की दिशा तय होने के बाद पूरे देश में घूमना है, हर राज्य में जाना है। उससे पहले अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि 2/3 जनता चाहती है कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। सब्जियों की बढ़ती कीमत की वजह से अगस्त महीने में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 10.03 पर पहुंच गई। पिछले महीने यही खुदरा मुद्रास्फीति दर 9.86% पर थी। मंगलवार को जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के दौरान सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि सब्जियों में रही। इस दौरान सब्जियों की कीमतें 20.79% बढ़ी। शहरी इलाकों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 10.19% पर पहुंच गया, जो जुलाई में 10.10% पर था। वहीं ग्रामीण इलाकों में खुदरा मूल्य वृद्धि दर 9.90% रही, जो जुलाई में 9.76% थी। हालांकि 13 सितंबर को बढ़ाए गए डीजल के दामों का असर सितंबर महीने के मुद्रास्फीति आंकड़ों पर देखने को मिलेगा। बीजेपी की टिहरी लोकसभा सीट की प्रत्याशी महारानी माला राज लक्ष्मी ने अपना नामांकन कर दिया है। रानी ने पार्टी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी महारानी माला राज लक्ष्मी ने देहरादून में अपना नामांकन कर दिया है। रानी ने अपने समर्थकों के भारी उत्साह के साथ अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। इसके पूर्व भाजपा ने उनके समर्थन में परेड ग्राउंड में एक रैली आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। रैली के बाद रानी अपने समर्थकों के जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। इस मौके पर पार्टी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। महारानी का कहना है कि टिहरी की जनता का पारंपरिक तौर पर उनके परिवार के साथ नाता रहा है। इसके अलावा टिहरी उपचुनाव में कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि महारानी माला राज लक्ष्मी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, लेकिन उनका असली इम्तिहान तो चुनावी मैदान में ही होगा। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी क्रम में आज राजधानी के परेड ग्राउंड में भाजपा के दिग्गज नेता और हजारों समर्थक एकत्र हुए। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक के साथ पूर्व सांसद बच्ची सिंह रावत भी मौजूद थे। हालांकि भाजपा के सभी दिग्गज एक ही मंच पर नजर आकर गुटबाजी से इनकार कर रहे थे। इन दिग्गज नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता का विश्वास खत्म हो गया है, जिस कारण अब जनता टिहरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को समर्थन देगी और भाजपा की प्रत्याशी महारानी माला राज लक्ष्मी को भारी मतों से जिताएगी। भाजपा की इस रैली में राज परिवार के पुराने वाद्य यंत्र भी नजर आए, जिनकी धुनों पर कार्यकर्ता मदमस्त होकर झूम रहे थे। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का परिणाम महारानी के राजनीतिक करियर का फैसला करेगा, तो वहीं ये जीत लगातार परास्त हो रही भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। प्रदेश में पिछले एक महीने से हड़ताल जारी थी, जिसकी वजह से प्रदेश में सरकारी काम रुके हुए थे। ऐसे में मंगलवार को हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस आ गए, जिससे सरकार के साथ साथ आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। ये वही सचिवालय है जहां पिछले दिनों हड़ताल और सिर्फ हड़ताल ही नजर आ रही थी। क्या आरक्षण विरोधी कर्मचारी और क्या आरक्षण समर्थक कर्मचारी, सभी हड़ताल पर ही थे।
लेकिन आज सचिवालय का नजारा बदला हुआ नजर आया। कर्मचारी सरकार से समझौता होने के बाद काम पर लौट आए हैं। ज्यादातर सभी विभागों में कर्मचारी काम करते हुए नजर आए और आम दिनों की तरह सचिवालय में भीड़ भी नजर आई। वहीं कर्मचारियों की टेबल पर कई पेंडिंग फाइलें पड़ी नजर आई, जिन्हें पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगेगा। कर्मचारियों का ये आंदोलन 15 अक्टूबर तक का ही है। अगर सरकार ने कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो फिर कर्मचारी आंदोलन की राह पर लौट आएंगे। बहरहाल 1 महीने बाद सभी विभाग गुलजार हो गए हैं। ऐसे में देखते हैं कि कार्यों में कितनी तेजी आती है और हड़ताल के दौरान काम न करने की खुमारी कर्मचारी कितनी जल्दी तोड़ पाते हैं। यूपी में भारी बारिश से बरपा है कहर। बारिश से पिछले 24 घंटे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूबे के कई इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से अब तक कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में जहां एक मकान गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं अम्बेडकर नगर में अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ बारिश की वजह से अमेठी में 3 तो बस्ती में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो है बरसात अधिक होने के कारण उस मकान की दीवार गिर गई, जिसके कारण जो है वो तो आपदा के अंतर्गत जो भी जितना भी होने लायक होगा आर्थिक मदद करेगी। कार गिर गया है बाबू, ऐसे बुरा ना दब के मर गई ने। अब बारिश से गिरल है, बीत रहा है, कच्ची दीवार रहा, ऊपर से छान रहा है। बारिश की वजह से सूबे की नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में भारतीय महिला फेडरेशन की महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नगर के सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें महिलाओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार डीजल के बढ़ाए गए दाम वापस ले, साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों में की गई कमी के आदेश को वापस ले। महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे चलकर महिलाएं भूख हड़ताल भी करेंगी। इन महिलाओं का कहना है कि 1 साल में 6 घरेलू सिलेंडरों से गुजारा नहीं होगा, इसलिए सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। रुड़की के लक्सर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुहारी इलाके में दरिंदे ने एक नाबालिग लड़की से 5 महीने तक रेप किया। इसी बीच नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। बीते दिन लड़की की अचानक तबीयत खराब होने पर एक पीड़ित के परिजन ने लड़की को एक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आप देखे हाजी पड़ोसी ही एक ही बिरादरी के नहीं, वो तो भी हम काटे। अच्छा, वो शादीशुदा है? वो नहीं, कोरा कौन यार के हमने मुझे हॉस्पिटल में जबरदस्ती ले गई। खास कर मेरे घर वालों कुछ नहीं पता। मेरी एक भाण हॉस्पिटल गोद में छीन को भी कौन था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में? वहाँ से पुल के नीचे रुड़की कुनारी में। किसका हॉस्पिटल है? मुझे पता नहीं, जब इस तरह लगे मेरे साथ। वहीं पीड़ित को पुलिस ने मेडिकल चेकअप के लिए हरिद्वार भेज दिया है। मेरठ में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वारदात नौचंदी इलाके की है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोगों के मुताबिक शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी, जिसके बाद महिला की लाश घर के भीतर संदिग्ध हालत में मिली। सुबह जब पड़ोसी ने घर का दरवाजा खुला देखा तो महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसके बाद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा ने टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। 21 तारीख को साकेत बहुगुणा पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित देहरादून के पार्षदों और कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि वो जमकर काम करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस टिहरी उपचुनाव पूरी तरह से जीत रही है। ऐसे में बीजेपी का प्रत्याशी कहीं भी साकेत के आगे नहीं टिक रहा है। साकेत बहुगुणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने
धनलौटी विधानसभा के नैनबाग में चुनावी दौरा किया। यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बताया और वादा किया कि जो काम अधूरा रह गया है उसे साकेत बहुगुणा पूरा करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए साकेत बहुगुणा ने एक बार फिर उन्हें मौका देने की जनता से अपील की। आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। कुछ चीजें बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो बीजेपी एक माहौल बना रही है कांग्रेस के खिलाफ, हमें उसको बहुत ही एग्रेसिवली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो एक माहौल बनाया जा रहा है, स्पेशली एक माहौल वो बोलते हैं कि साकेत बहुगुणा जो है एक पैराशूट नेता है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी उत्तराखंड का लड़का जो यहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ वो अगर व्यापार करने काम करने बाहर जाता है तो यदि उसको कहा जाए कि वो उत्तराखंड का नहीं है तो मुझे लगता है वो बड़ी शर्म की बात है। अब जिस जमाने में मैंने वकालत करी थी वहां पे नैनीताल हाईकोर्ट था ही नहीं, तो अगर हम वकालत करने बाहर जाते हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं जब हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के हैं, कि हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं। तो बहुगुणा परिवार स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी, अगर वो उत्तराखंड के नहीं है तो मैं नहीं जानता कि कौन आदमी है जो उत्तराखंड का कहलाया जाएगा। और इसमें हैरत की बात यह है कि जो हमारे हत्या भारत की सदस्यता नहीं थी, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आपके माध्यम से पहुंचानी है, क्योंकि चुनाव 20 दिन का है। 20 दिन में 14 असेंबली सीट जाना है, बहुत जगह जाना है, मेरा जाना शायद संभव ना हो, आप लोगों का आगे जाना संभव ना हो, तो हमें कांग्रेस के संगठन के थ्रू ये हर जगह बात पहुंचानी चाहिए। वो महंगाई की बात करते हैं, तेल के बढ़ने की बात करते हैं, टोल गेट की बात करते हैं, मैं दावे से कहता हूँ और मीडिया के बंधु भी यहाँ पर है जो कहते हैं साकेत बहुगुणा को पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ इस मंच से कि 2 आदमी बीजेपी जिसको चाहे नॉमिनेट कर दे और नेशनल मीडिया या तो यहाँ के मीडिया में मैं उनकी बात चाहे वो टोल गेट हो, चाहे वो 2G हो, चाहे वो यहाँ का गैस सिलेंडर बढ़ने का दाम हो, चाहे वो किसी पेट्रोल डीजल का दाम हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनके नेताओं में कितना ज्ञान है। एक तरफ तो उन्होंने कभी भी किसी यूथ को मौका नहीं दिया। हमारी पार्टी है, मैं सोनिया जी का आभार प्रकट करता हूँ, राहुल जी का आभार प्रकट करता हूँ, कांग्रेस के मंच में जितने वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे आशीर्वाद न दिया होता, मुझे सपोर्ट न किया होता तो मैं यहाँ पे आज नहीं खड़ा होता आपके बीच। और आप सामने जो हमारी पार्टी है वो अपने उत्तराखंड से पूरे देश से 4 युवा नेताओं का नाम गिरा देंगे। हमारे यहाँ देखिए राहुल जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, सचिन पायलट जी है। तो कांग्रेस में नई पीढ़ी को बढ़ावा दिया जाता है, उसको वंशवाद नहीं कहा जाता है। इस दौरान साकेत बहुगुणा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आगरा पुलिस का शर्मसार चेहरा एक बार फिर देखने को मिला। 2 थानों के सीमा विवाद के चलते एक व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक पर लावारिस हालत में पड़ी रही। दरअसल कोटा रेलवे लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना साहगंज पुलिस को दी, लेकिन साहगंज पुलिस का कहना है कि ये इलाका उसके क्षेत्र में नहीं आता, जिसके चलते वो जांच नहीं कर सकती। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना थाना जगदीशपुरा इलाकों को दी, लेकिन जगदीशपुरा पुलिस ने भी यही दलील दी कि यह इलाका उसके अंतर्गत नहीं आता। पुलिस आई, दोनों तरफ की आ गई। हाँ, फिर भी नहीं उठा पा रहे। हमारी आरपीएफ भी आ गई, सब कोई हमारा स्टाफ भी आ गया। सब क्या कह रहा है पुलिस? ये कह रही है हमारे थाने की हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता। हाँ, वो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं, वो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं। ऐसा है कि आरपीएफ के क्षेत्र में, क्षेत्राधिकार में ये डेड बॉडी का पंचनामा बनाना नहीं है जी, क्योंकि हमारा सर्किल स्टेशन टू स्टेशन रहता है। जिस थाना के क्षेत्र में ये डेड बॉडी पड़ी होती है वो थाना डेड बॉडी पंचनामा। वारदात सुबह 6 बजे की है, लेकिन सीमा विवाद के चलते लाश खंड और रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। उत्तराखंड में आपदा से अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। चमोली जिले में लगातार आपदा का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाट बाजार में मलबा आने से कई दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूस्खलन के चलते लोग घरों और दुकानों को खाली करने पर मजबूर हैं। घाट में भारतीय स्टेट बैंक में भूस्खलन से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। 7-8 मकान, जिसमें कि कुछ दुकानें भी हैं और कुछ आवास भी हैं, और इसमें एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ का चलता था,
इसमें क्षति पहुंची है और लगभग जो अनुमानित किया गया है उसमें लगभग 10 लाख के आसपास क्षति पहुंची है और इन्हें हम अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी स्थानों में इनको शिफ्ट किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों को मुआवजा देने की बात कही है।